नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपड़ियाल। साल 2023 में अगर आप कार लेने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके सामने ढेर सारे विकल्प आने वाले हैं। इस साल कम से कम 100 नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। अब ऐसे में आपके लिए ये जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि इस साल कौन कौन सी नई कारें लॉन्च होने को तैयार हैं। 2022 में तमाम ऑटो कंपनियों ने नई कारों को लॉन्च किया था। अब साल 2023 में भी एक के बाद एक नई डिज़ाइन वाली और फीचर्स वाली कार्स लॉन्च हो रही हैं। तो क्या भारतीय ऑटो इंडस्ट्री जो है टॉप गियर में है? क्या ऑटो इंडस्ट्री और कार खरीदारों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? इसी पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे और साथ ही रिकमेंडेशंस लेंगे उनकी, और आपको बताएंगे कि अगर आपको भी किसी प्राइस पैकेट में कोई गाड़ी खरीदनी है तो किसका इंतज़ार करना चाहिए और किसका इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। और मेहमान के तौर पर जो आज आपको गाइड करेंगे आपकी गाड़ी की खरीदारी के लिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रांति संभव, एडिटर लीड टाइम्स ड्राइव, अरुण मल्होत्रा, फॉर्मर एमडी निसान मोटर्स इंडिया, मनीष राज सिंघानिया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। लेकिन आपके पास मैं आऊँ और आपसे मैं सवाल करूँ उससे पहले हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस खबर को समझा रहे हैं। तो सुमित, एक साल में 100 से ज़्यादा गाड़ियां लॉन्च होने की जो खबर है ये वाकई काफ़ी एनकरेजिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग तो है। लेकिन ये बताएं, ये कौन कौन सी गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं और कौन कौन सी कंपनियां जो हैं इतनी धड़ाधड़ एक के बाद एक गाड़ियां लॉन्च करेंगी? देखिए, मार्केट में बहुत तरह की गाड़ियां जो हैं आने वाली हैं। सबसे पहले बात करूं तो मारुति सुजुकी जो मार्केट लीडर है उसकी जिम्नी बहुत जल्द आने वाली है। हम उसको चलाएंगे भी और दर्शकों को दिखाएंगे कैसी है जिम्नी। फिर उसकी एक और एंगेज आने वाली है। उसके बाद Hyundai लाने वाला है अपनी एक्स्टर SUV, और फिर होंडा आ रहा है अपनी एक और एलिवेट SUV के साथ में। इसके अलावा कम से कम 10 और बिल्कुल नई गाड़ियाँ किया की तरफ से, रेनॉ की तरफ से, जीप की तरफ से, सब आने वाली हैं गाड़ियाँ। अगर हम बात करें इस मार्केट की तो मार्केट अभी SUV सेगमेंट में आने वाली है, क्योंकि SUV सेगमेंट 5 सीटर SUV सेगमेंट ही ऐसी है जिसमें सब चाहते हैं कि वो ही गाड़ी खरीदें। SUV 5 सीटर सेगमेंट एक तरीके से सबकी फेवरेट है और वही हम देखेंगे कि ज़्यादा आने वाली हैं। उसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ 10 से 15 मॉडल वहाँ भी उतारे जाएंगे। मर्सिडीज़, ऑडी Q3, BMW, सबके मॉडल आएंगे। उसके अलावा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली हैं। इसमें वॉल्वो की गाड़ियाँ होंगी। टाटा अपनी गाड़ी नेक्सॉन जो है उसके भी नए वेरिएंट लाएगा EV के, और हाइब्रिड और CNG गाड़ी भी आएंगी। एक CNG अल्ट्रा CNG आने वाली है टाटा की तरफ से। इसके अलावा फेसलिफ्ट्स कम से कम 30 से 40 फेसलिफ्ट आएंगे। सो ग्राहक चाहते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया आए, और उनको उनमें एक्साइटमेंट मेंटेन करने के लिए 100 गाड़ियां लगभग इस साल उतारी जाएंगी। पिछले साल ये संख्या लगभग 50 से 60 साल थी। ये सोचिए कि जब कोविड टाइम आया था तो लोगों ने 3 से 4 महीने कुछ नहीं खरीदा, उसके बाद भी धीरे धीरे खरीदना शुरू किया था, और काफ़ी देर तक लोगों को ये था कि चौथी वेव आने वाली है इसलिए शायद हम गाड़ियाँ नहीं खरीदें। पर अब वो वेव की बात नहीं हो रही है, इसलिए हर मार्केट में वो बूम दिख रहा है। आप देखिए सोना किस ऊंचाई पर है, रियल एस्टेट में जैसे आग लगी है दाम में। इसलिए अब गाड़ियों वाली कंपनियां भी इस जो पूरी डिमांड है इसको भुनाना चाहती हैं। काफ़ी देर तक वो गाड़ियां नहीं दे पाई क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी, और अब वो शॉर्टेज जा चुकी है, कम है काफ़ी, जा नहीं चुकी है। तो इसके चलते काफ़ी गाड़ियां आएंगी। ऐसे जैसे बताया मैंने आपको, मारुति, Hyundai, होंडा, रेनो, निसान, ये सब गाड़ियां नई लाने वाली हैं बहुत जल्द मार्केट में। ऐसे में एक प्राइस वॉर भी होगी मेरे ख्याल से। काफ़ी गाड़ियों की जो आपने बात कही, जिनका जिक्र किया, वो काफ़ी टकराती हैं एक दूसरे के साथ प्राइस पॉइंट्स के मामले में। बिल्कुल, वो अगर बोले कि कंज्यूमर्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, मतलब कंज्यूमर्स, ग्राहकों के लिए ये ऐसा टाइम है जब वो कंफ्यूज रहते हैं। मुझे बहुत सी कॉल्स आते हैं, हर बार लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। मेरा सबसे पहले प्रश्न होता है कि बजट क्या है आपका। वो तब भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हर गाड़ी में हर चीज़ मौजूद है। सो ग्राहक अंत में जाके अपनी पसंदीदा गाड़ी चुनते हैं जो उन्हें
पसंद है, ब्रांड के तौर पर कह लें और जैसे भी। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि सेफ गाड़ियों की संख्या, मतलब सुरक्षा के मामले में गाड़ियों पे जो हम अब डिबेट करने लगे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके चलते गाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखा गया है गाड़ी चलाने वालों में कि सेफ गाड़ी लाई जाए। स्कोडा इसमें काफ़ी आगे जा रही है, इसमें महिंद्रा की गाड़ी काफ़ी आगे जा रही हैं, कई कंपनियां इनमें अच्छा नहीं करती हैं, तो ग्राहक अब सेफ गाड़ी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है जो देखने को मिला है कि ग्राहक पहले पूछते हैं किस तरह की गाड़ी सेफ है, क्या स्टार रेटिंग है इसका। सो कंपनियां भी अब वो गाड़ी ज़्यादा उतार रही हैं बाजार में जहाँ जो ज़्यादा सुरक्षित हैं। इसलिए ये फ़ायदा बहुत होता है कि सुरक्षित गाड़ियों से, और गाड़ियों की कीमत जो है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, वो ग्राहक देने को तैयार भी हैं। वेटिंग लिस्ट भी 3 से 4 महीने की है सभी गाड़ियों पर, तो इसके चलते उत्साह काफ़ी है और कंपनियां भी इसको काफ़ी भुना रही हैं। शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। क्रांति, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। तो वेटिंग पीरियड भी लंबा है, कीमतें भी ज़्यादा है और साथ में डिमांड भी ज़्यादा है। ये एक नया दौर ऑटो सेक्टर में इस साल देखने को मिलेगा, क्या ऐसा कह सकते हैं? ये बिल्कुल कह सकते हैं, और ये दौर थोड़े दिनों से चलता हुआ हम देख रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक थोड़ा बहुत जिसे हम डिलेमा कह सकते हैं या एंटिसिपेशन कह सकते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, हम सभी जर्नलिस्ट हों, हम सब देख रहे थे कि क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट है, जो सर्ज देखने को मिला है, क्या ये बैकलॉग है। तो अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि इंडियन कस्टमर्स जो कार खरीदार हैं वो मार्केट में उतर चुके हैं, और वो अभी बरकरार वो तेजी देखने को मिल रही है। जो कुछ दिनों से जो चल रहा है ट्रेंड है वो इस साल बरकरार मुझे लग रहा है, और एक काफी पॉजिटिव मूड में न सिर्फ कार कंपनीज हैं बल्कि कस्टमर्स भी हैं। और जिस तरह से सुमित बता रहे थे, चॉइसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं बहुत ही कंपेरेबल हो गई हैं। फीचर्स की लिस्ट की बात करें, सेफ्टी की बात करें, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, बहुत ही बराबरी में सभी आकर खड़ी हो गई हैं, और उससे जाहिर सी बात है जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज जरूर हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव। तो अरुण जी, यहाँ पर ये साल क्या एसयूवीज का माना जा सकता है या आपको लगता है कि मिक्स्ड बैग होगा? एसयूवी अगर आप गाड़ियों में देखें तो एसयूवी की जो संख्या है और जो प्रोपोर्शन है गाड़ियों में वो बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के अंत तक 48% हो गया, 48%। तो इस साल भी 50% तक रहेगा, तो अधिकतम 50% गाड़ियां एसयूवी रहेंगी। लेकिन एक बात मैं जरूर ध्यान देना चाहूंगा, जब हम कहते हैं 100 गाड़ियां आ रही है मार्केट में, तो इस गाड़ी में फेसलिफ्ट भी होते हैं, अलग अलग फ्यूल, चाहे वो सीएनजी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है, और कुछ गाड़ियां इंपोर्टेड भी होती इंक्लूड होती हैं। तो कहने को लगता है 100 गाड़ियां हैं, पर 100 इतनी नहीं होती, 100 तरह की चॉइसेस जरूर बढ़ जाती है। तो एसयूवी का दबदबा जरूर रहेगा मार्केट में, क्योंकि ये रुझाव है। पर लेकिन अब कोशिश कई कंपनियों की ये है कि सेडान और जो हैचबैक गाड़ियों में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, उसमें भी गाड़ियां उतरेगी मार्केट में। तो एसयूवी रहेगा, पर उसके साथ और गाड़ियां भी रहेंगी। और जहां तक ग्राहकों की बात है, उनके लिए चॉइस बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि जो गाड़ियों में वेटिंग थी अभी, जो 3-4 महीने पहले थी, आज वो नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है। लगता है 3-4 महीने की वेटिंग है, लेकिन अगर आप डीलरशिप पे जाएं तो कहीं जल्दी गाड़ियां मिल जाती हैं। मनीष जी, यहाँ पर ग्राहक क्या चाह रहा है? देखिए, जब कोविड खत्म हुआ तो हमने कहा कि जब डिमांड आनी शुरू हुई तो हमने कहा ये पेंट अप डिमांड है। क्या अभी भी गाड़ियों के सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में जो डिमांड आ रही है उसको आप पेंट अप डिमांड कहेंगे, या ये ऐसी उभरती हुई डिमांड है जो आने वाले वक्त में हमें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही, इनफैक्ट और इंटेंस होगी? आप इसे कैसे भापते हैं? जी मनीष जी। कविता, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोविड के बाद जो है डेफिनेट एक पेंटअप डिमांड आया था, और पेंटअप डिमांड के बाद जो है गाड़ियों की बिक्री जो है पिछले साल एक नई ऊंचाइयों में पहुंची है। भारतवर्ष में शायद इतनी गाड़ियां आज तक कभी नहीं बिकी जितनी पिछले साल बिकी, और लगातार ये डिमांड जो है कंटिन्यू हो रही है। और कुछ अब देखेंगे डीलरों के पास कुछ ऐसे मॉडल हो गए जो एक स्टॉक अवेलेबल है या भरपूर अवेलेबल हो गए हैं, और कुछ ऐसे मॉडल है जो लंबी वेटिंग अभी भी चल रही है, 3-4-5-6 महीना चल रही है वेटिंग। स्पेशली हाई एंड मॉडल में वो वेटिंग चली रही है, जहां पर शायद सेमीकंडक्टर या चिप की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ज्यादा फीचर्स हैं। उन गाड़ियों का अभी भी जो कस्टमर के डिमांड के अनुरूप अभी भी प्रोडक्शन या सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि
इतना हाई लेवल पहुंचने के बाद मार्केट में हमारा एस्टिमेशन है कि इस साल भी आज जो बुक ऑर्डर बुक देखते हैं जो डीलरों के पास अवेलेबल है, इस साल भी ग्रोथ स्टोरी जरूर रहेगी कार इंडस्ट्री में, पर सिंगल डिजिट की होगी। इतना नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ था। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए। अगर इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं तो साथ ही साथ ग्राहक के लिए चॉइस भी बढ़ेगी और साथ ही साथ स्कीम्स भी जो है मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आएंगी। बिल्कुल, लेकिन ये देखना है कि डिमांड आखिर किस सेगमेंट के लिए आ रही है, किस तरह की गाड़ियों के लिए आ रही है। क्रांति, जैसे कि अरुण जी ने पहले कहा कि बहुत सारी गाड़ियां हो सकता है केवल फेसलिफ्ट के तौर पर आ रही हो। अब ऐसे में ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से लॉन्चेस हैं जिनको आप गेम चेंजर लॉन्चेस जो हैं वो बोलेंगे ये साल। यहाँ पे बहुत सारे आई थिंक जो शुरुआत में बातचीत हुई थी, जिस सेगमेंट में हम देख रहे हैं, जैसा कि माना जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है या जो बिक्री बढ़ेगी वो सेगमेंट में होगी। तो हो सकता है इस साल केवल एसयूवी वाले सेगमेंट में न देखें, क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम जैसे 5 डोर जिमनी है या महिंद्रा थार है, ये दोनों ही बहुत ही टिपिकल यूटिलिटी सेंट्रिक जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेने वाले कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये आम जो पैसेंजर गाड़ियां खरीदने वाले लोग हैं वो नहीं लेंगे, शौकीन लोग लेंगे। और इन दोनों का लॉन्च इस साल हम देखेंगे। जिमनी तो बहुत जल्द इसे लॉन्च किया जाएगा, और थार 5 डोर जो है उसका भी जो हम स्पाई पिक्स बहुत सारे देख रहे हैं उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये एक सेगमेंट हो गया। कुछ एक जो मोस्ट वेटेड प्रोडक्ट इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट या उस कंपनी ने बहुत दिनों से ऐसा प्रोडक्ट नहीं उतारा था और कस्टमर्स या उस कंपनी के फैंस वेट कर रहे थे, जिससे मैं जिक्र कर रहा था होंडा एलिवेट। अब होंडा की एसयूवी का इंतजार, जो छोटी कॉम्पैक्ट सेगमेंट जहां पर सबसे ज्यादा बिक्री, अगर हम देखें कि एसयूवीज जो टिपिकल एसयूवीज आजकल हम देखते हैं वहां पर बिक्री हो रही है, चाहे टाटा सेल्टॉस वाले सेगमेंट में, वहां पे अगर एलिवेट आती है तो फिर बहुत सारे होंडा कस्टमर्स जो अपनी सिटी या बाकी गाड़ियों के साथ वेट कर रहे थे कि होंडा कब लेके आएगी, तो वो लेकर आ रही है। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है, वो जिस तरह से ऐलान किया हाल में ही मारुति सुजुकी ने कि जो टोयोटा और मारुति सुजुकी की जो गठजोड़ है, उसके बाद दोनों आपने देखा है कि एक दूसरे के प्रोडक्ट को अपने अपने बैच के साथ उतार रहे हैं। तो जो हाई क्रॉस है, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, उस वाले प्रोडक्ट को हम जब मारुति सुजुकी के स्टेबल से देखेंगे, उसकी बैजिंग के साथ देखेंगे जो इस साल आने वाली है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट उस अलग तरह के सेगमेंट में होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अर्टिगा है, XL6 है, वो एमपीवीज अभी भी लंबे वेटिंग पीरियड पर मौजूद है। यानी कस्टमर 7 सीटर के लिए फैमिली के साथ लंबे टूर पे जाने के लिए या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें फ्लीट ओनर्स जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह की गाड़ियां बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाई एंड एमपीवी अगर हम देखेंगे, 7 सीटर गाड़ी, 6 सीटर वर्जन, जो भी अलग अलग ऑप्शंस में आएंगे, वो एक महत्वपूर्ण लॉन्च होगा। इसके अलावा जिस तरह से हमारे जो को पैनलिस्ट कह रहे थे कि सीएनजी ऑप्शंस भी बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में सीएनजी का जो शेयर है वो बढ़ा है, और टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में कई सारे सीएनजी प्रोडक्ट्स दिखाए थे, और वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उसके लॉन्च को हम आते हुए देखेंगे। यानी मैं कहूंगा कि किसी एक सेगमेंट का शायद ये साल नहीं है, ये साल इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फास्टनेस का है, 360 डिग्री ग्रोथ का है। अच्छा, आपने जो भी लिस्ट बताई है, हालांकि आपसे और भी नाम हम जानना चाहेंगे गाड़ियों के, लेकिन अधिकतर नाम जो हैं वो मारुति के लॉन्चेस के थे। दबदबा रहेगा क्या मारुति का तमाम लॉन्चेस में आपकी बार? क्रांति, यहाँ पे एक साल की शुरुआत में ही ऑटो एक्सपो ने एक तरह से मूड सेट कर दिया था, कविता, और वो ये कि जब मारुति सुजुकी या सुजुकी मोटर्स ने जापानीज की अगर हम बात करें, वहां हेडक्वार्टर से ही जो मैंडेट है कंपनी का वो साफ है कि जिस तरह से बहुत सालों तक हमने देखा है कि एक छत्र राज जिसे कहते हैं, 50% से ऊपर राज करने वाली कंपनी है, उसका जो परसेंटेज है लगातार गिरा है। तो मारुति सुजुकी काफी ज्यादा इस बार मुझे लगता है कि अग्रेसिव है इस मार्केट शेयर को वापस पाने के लिए, जिसमें उनकी स्ट्रैटेजी काफी क्लियर ऑटो एक्सपो के टाइम में अनाउंस हुई थी, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था। और वो ये कि जो मिड साइज या कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है, वहां पे उनको नंबर चाहिए, और इसी वजह से हमने देखा था दोनों प्रोडक्ट, चाहे वो जिमनी हो या फ्रॉन्क्स हो, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम आते हुए देख रहे हैं। फ्रॉन्क्स लॉन्च हो गई है, जिमनी आने वाली है, और हालांकि बुकिंग का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा जो फीडबैक मुझे मिलता
अपने दर्शकों के द्वारा, जो हमारे फॉलोअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो टाइम्स ड्राइव पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो फ्रॉन्क्स की यूटिलिटी या फ्रॉन्क्स खरीदें या ना खरीदें। तो उस सेगमेंट में एक नया प्रोडक्ट लेकर कंपनी जो एस क्रॉस में काम नहीं कर पाई, वो सोच रही है कि शायद फ्रॉन्क्स और जो ग्रैंड विटारा हाल में उन्होंने लॉन्च किया ही था, और जिमनी, तो इन सब के साथ कंपनी उस सेगमेंट में नंबर बढ़ाना चाहती है जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और बाय डिफॉल्ट जिस तरह से हमने देखा है कि कंपनी के गठजोड़ में जो मैंने जिक्र किया, जिस तरह से उनकी 7 सीटर हाई क्रॉस का मारुति सुजुकी वर्जन आएगा, तो बाय डिफॉल्ट वो भी प्रोडक्ट हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं। बट यू राइट कि मारुति सुजुकी की तरफ से इस बार हमें लग रहा है कि अग्रेशन काफी ज्यादा है, पहले से ज्यादा कंसोलिडेटेड तरीके से वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने या वापस उस जगह पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरुण जी, अब जैसे कि क्रांति ने समझाया कि अक्रॉस कैटेगरीज हम गाड़ियों को लॉन्च होता हुआ देखेंगे, लेकिन आपसे सवाल स्पेसिफिकली ईवीज को लेकर है। लॉन्चेस और साथ ही ग्राहकों का उत्साह और उनकी दिलचस्पी ईवीज में कितनी बढ़ती हुई या घटती हुई या मॉडरेट होती हुई ये साल में आपको दिखाई दे रही है? ईवी जहां तक हम देखें, पिछले साल में चाहे हमने रिकॉर्ड गाड़ियां बिकी थी, 39 लाख गाड़ियां बिकी थी, और पिछले साल के मुकाबले 27% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ईवी का जो कंट्रीब्यूशन था हार्डली 1.5% था, पर कंपनी अभी कम थी। इस साल हम ये देख रहे हैं कि कंपनियां ज्यादा एक्टिव हो रही है, जैसे कि अभी महिंद्रा आपने XV400 लॉन्च किया है, MG ने कॉमेट लॉन्च किया है, आपके और कंपनियों ने भी लॉन्च कर रही हैं गाड़ियां, तो ईवी की संख्या बढ़ेगी। दूसरा, ईवी का एक जो सेगमेंट है, जो सेगमेंट कमर्शियल सेगमेंट है, जहां पर टैक्सीज की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई थी, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ईवी में क्या है कि जो सरकार की फेम पॉलिसी है, जिसमें 2 व्हीलर्स खरीदने पर, 3 व्हीलर खरीदने पर, बसेस खरीदने पर काफी सब्सिडी और राहत मिलती है। कारों में ईवी में सब्सिडी सिर्फ जो व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स होती है उनको मिलती है, जो कमर्शियल एप्लीकेशन में होती है, और कमर्शियल एप्लीकेशन की गाड़ियां कभी भी 5 से 7% ज्यादा नहीं होती। तो मेरा मानना है कि बढ़ोतरी जरूर होगी, परसेंटेज ज्यादा लगेगी, लेकिन अभी भी इस साल में 2.5 से 3% से ज्यादा जो गाड़ियां होंगी वो ईवी का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जो ये देखने को है। अब साथ में प्राइसेस, अगर ईवी में नई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होती है, नई प्राइसिंग ब्रेक थ्रू होती है, तो कहीं हो सकता है, लेकिन 3 से 4% से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत सारी कंपनियां मीडियम एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम कार्स तक, बल्कि प्रीमियम कार्स में ज्यादा ईवीज लॉन्च होंगी, बिकॉज वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो रही है CBU CKD की तरह। तो एक्साइटमेंट बहुत रहेगा, शेयर ऑफ वॉइस बहुत रहेगा, शेयर ऑफ माइंड रहेगा, लेकिन अगर शेयर ऑफ मार्केट की बात करें, वो ईवी में 3-4% ज्यादा नहीं रहेगा। मनीष जी, आप इत्तेफाक रखते हैं अरुण जी की बात से ईवीज के मामले में? देखिए, अरुण जी ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, डेफिनेटली यही है अभी स्टोरी। पर पैसेंजर कार में एक और बहुत बड़ी चीज जो लैकिंग है, वो लैक ऑफ मॉडल्स है। आज बहुत लिमिटेड मॉडल कस्टमर के ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है, और अगर एंट्री लेवल पैसेंजर कार देखते हैं, उस सेगमेंट में काफी बड़ा सेगमेंट है, SUV काफी बड़ा सेगमेंट है, और उसमें अभी ईवीज का पेनिट्रेशन नहीं आया है, ना मॉडल्स अवेलेबल हैं। हार्डली 2-3-4 कंपनियां जो है अभी अपने ईवी मॉडल्स के साथ आई हैं। जैपनीज कंपनी आप देख रहे हैं, उनका झुकाव ज्यादा हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ है, वो अभी ईवी लॉन्च करने के मूड में नहीं है। शायद वो 2025-2027 के बीच में उनकी गाड़ियां आएंगी। तो एक जो रेंज ऑफ मॉडल्स जो अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर के पास, वो भी एक लैकिंग है ईवी में। आज चॉइस होना चाहिए। आज आइस इंजन में इतनी सारी चॉइस है, हर एक रेंज में, हर एक टाइप में, हर एक वेरिएंट में कस्टमर के पास चॉइस है। और अगर वही ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाता है तो उसके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत लिमिटेड है। तो जब तक इस सेगमेंट में आप ज्यादा रेंज नहीं लेकर आएंगे, और साथ ही साथ एक ये भी देखना है कि बैटरी आज एक सेम कैटेगरी की मॉडल कार जो है, अगर ईवी की लेते हैं तो ऑलमोस्ट 80% या डबल प्राइस की पड़ रही है। प्राइस भी नीचे आना बहुत जरूरी है। आज जो कॉन्शियस आदमी है, थोड़ा एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदार है, जो थोड़ा पैसे अफोर्ड कर सकता है, या उसको उसकी घर की तीसरी या चौथी गाड़ी होगी, वो शायद ईवी खरीद रहा है। पर एज अ मास पब्लिक या जनरल पब्लिक में अभी भी ईवी के लिए बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है। चार्जिंग स्टेशंस के लिए बहुत एप्रीहेंशन है, कितना गाड़ी चलेगी, कितना नहीं चलेगी।
रीसेल वैल्यू क्या रहेगी ऐसी गाड़ियों की, ये सब चीजों के लिए अभी भी कस्टमर के मन में एक सेटल नहीं हुआ है कि क्या क्या उसको एक ईवी खरीदने के साथ क्या क्या रिस्क वो उठा रहा है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो अभी ये चाहिए कि अभी जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो मेरे ख्याल से वो समय के हिसाब से ही जब उनको एक सर्टेन वॉल्यूम या सर्टेन नंबर्स दिखेगा तो तभी वो ईवी के मॉडल्स लॉन्च करेंगे। तो कस्टमर को अभी भी अच्छी ईवी खरीदने के लिए या अपनी चॉइस की ईवी खरीदने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, ईवी से आगे बढ़कर जो डीजल पर ड्रामा चल रहा है, क्रांति आपसे बात करती हूँ इस पर। ये बताएं, क्या लगता है सरकार डीजल गाड़ियों को बैन करने का प्रस्ताव क्या मानेगी? क्योंकि इससे जुड़े फिर काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इस मामले से। इतना सीधा और सपाट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो अभी भी हम देखते हैं डीजल को लेकर, भले ही मार्केट शेयर 18-19% तक गिर गया, क्योंकि पैसेंजर्स हो सकता है कि इसमें बैन करने से पहले अगर एक जो आर्गुमेंट हो सकता है, जो हमें लगता है कि बैन करने से पहले खुद ही मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि अब वैसे भी कस्टमर्स जो हैं वो डीजल गाड़ियों से थोड़ा दूर जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी वजह देश के नंबर 1 कार कंपनी द्वारा जो छोटे डीजल इंजन के ऊपर ब्रेक लगाना था, एक वो भी वजह है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया है, और जो डीजल की तरफ जाने वाले कस्टमर्स हैं वो बहुत कम होंगे। इसके अलावा एक लगातार एक तरह से डिलेमा, एक तरह से एक हल्का सा डर रहता है कि पता नहीं इसके ऊपर क्या फैसला हो, तो इस वजह से कस्टमर्स वैसे भी डीजल गाड़ियों की तरफ जाना कम कर रहे हैं। तो यहाँ डीजल केवल पैसेंजर कार की अगर बात करें, पैसेंजर गाड़ियों की बात करें, यहाँ पर कुछ एक मॉडल्स ऐसे हैं जहां पर डीजल में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है, कुछ एक मार्केट ऐसे हैं जहां पर कस्टमर डीजल गाड़ियों को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार केवल एक एंगल में कि हाँ डीजल गाड़ियां शायद ज्यादा पॉल्यूट करती हैं, इस एंगल में जाके सोचे, हमें लगता नहीं है कि वो एक कंसोलिडेटेड फैसला होगा। आने वाले वक्त में मार्केट ही, मुझे ऐसा लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मार्केट ही कुल मिलाकर डिसाइड करेगा कि पैसेंजर गाड़ियों में डीजल का भविष्य कैसा है। लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि अगर हम ओवरऑल पोल्यूशन को और एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो वहां पर न सिर्फ पैसेंजर गाड़ी सेगमेंट में गाड़ियों को देखना होगा, बल्कि जो पुराने कमर्शियल गाड़ियां, डीजल गाड़ियां चल रही हैं, उनके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी। एक कंसोलिडेटेड स्टडी करके वहां पर मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला शायद हम आने वाले वक्त में लेता हुआ या लिया जाए, ऐसा हम देख सकते हैं। बिल्कुल, जो कमेटी की तरफ से प्रस्ताव भी दिए गए हैं मनीष जी, उसमें ये भी एक बात है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर पर लागू करने की बात चल रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं क्रांति की बातों से? आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने ये सवाल पूछा, तो मुझे जानना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे थे। नहीं, मैं क्रांति जी की बातों से मतलब पूर्णतः एग्री करता हूँ एक्चुअल में। आप ये देखिए, मतलब 2013-14 में डीजल का पेनिट्रेशन कुछ 47-48% हुआ करता था, और आज वो गिर के 18% आ चुका है। ये मार्केट डायनेमिक्स जो रहती है बहुत अच्छी चीज है। ग्राहक बहुत अच्छी विचारों का रहता है, और ग्राहक ही है जो वो मार्केट को डिफाइन कर सकता है कि कौन सी गाड़ी बिकेगी, कौन सी गाड़ी नहीं बिकेगी। सब ऑप्शन अवेलेबल है। और BS4 से BS6 में जब ट्रांजिशन हुआ है तो वैसे भी डीजल गाड़ियां कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी ज्यादा महंगी हुई, और अब एक तरीके से ग्राहक के अप्रोच के बाहर होते जा रही है डीजल गाड़ियां। और इसलिए बहुत जरूरी, मतलब इट इज बोल रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ की तरफ वो जा रही है। बट हर एक गाड़ी की अपनी एक यूटिलिटी रहती है, आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिए। डीजल गाड़ी में जो माइलेज मिलता है वो शायद पेट्रोल गाड़ी में वो माइलेज नहीं मिलता। तो हो सकता है 5 पेट्रोल गाड़ी या 6 पेट्रोल गाड़ी जो है एक डीजल गाड़ी के बराबर भी होगी। तो एक ये भी एक माइलेज के माध्यम में अगर आप देखेंगे तो एक ये भी एक पॉइंट आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूर्ण रूप से अपन कोई गाड़ी को बंद कर दें या गवर्नमेंट कोई मैंडेट करे। हर एक कोई रेस्पॉन्सिबल है, आज हम भी रेस्पॉन्सिबल, आप भी रेस्पॉन्सिबल है। हर कोई चाह रहा है कि अपनी वातावरण और स्वच्छ बने, और इसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है इस पे हर कोई काम कर रहा है। पर बैन लगाना एक उचित उपाय नहीं है। इसके लिए अच्छे आप मार्केट में प्रोत्साहन वाली चीजें लाइए, जैसे अरुण जी ने बताया। पैसेंजर कारों में अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप फेम सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, आप अगर वो देंगे तो शायद अपने आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल बढ़ेगी, तो अपने आप ये इनका जो डीजल का सेल कंट्रीब्यूशन जो है वो और गिरते जाएगा।
तो ऐसे डायनेमिक्स क्रिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे मार्केट में वो जो चाह रहे हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि प्रदूषण ज्यादा होता है, इसको नेचुरल डेथ की तरफ कैसे ले जा सकते हैं कि नेचुरली अपने आप कैसे खत्म हो, वो ज्यादा अच्छा रास्ता रहेगा रादर देन बैनिंग एनी पर्टिकुलर थिंग। अरुण जी, जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें आपको सही लगती है और किस तरह से इस पर फिर अमल करना चाहिए आपके मुताबिक? मनीष जी ने सही कहा कि कस्टमर आखिर फाइनल चॉइस करता है, और जहां तक सरकार ने किया है, अगर आप यूरो 2 नॉर्म्स देखें जो नए वाले आए हैं, यूरो 2 के फेज 2 नॉर्म्स जो अप्रैल से लागू हुए हैं, उसमें जो डीजल गाड़ियों में जिस तरह के इंजन में चेंजेस करने पड़ रहे हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, उससे उसकी गाड़ी की कीमत बढ़ गई है और 2027 में और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज अपने आप गिरता जा रहा है, जैसा मनीष ने कहा 35 से 18 हो गया और शायद ये 7 और 8% हो जाएगा। अब जहां तक सरकार कहती है कि 50 शहरों में हम डीजल बंद कर देंगे, तो उसका ये मतलब है, अगर एक राज्य ले मध्य प्रदेश, अगर आप 4 बड़े शहर हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इनमें बंद कर दें तो पूरे राज्य की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी। जो इमिशन नॉर्म्स और जो एफ्लुएंट नॉर्म्स जो है वो सरकार स्ट्रिक्ट करती जा रही है दिन पर दिन, तो रुझान अपने आप उधर बढ़ जाएगा। और ये बैन करने से, और जो सबसे बड़ी चैलेंज है जो सरकार को काम करना है, जो स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई थी जिसमें पुरानी डीजल गाड़ियां जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट का फ्लूइड बहुत खराब होता है, उस पर कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा। लास्ट 2 सालों में पॉलिसी है पर कुछ बड़े चुन शहरों में छोड़कर ये आगे नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा और डीजल की मात्रा अपने आप सिंगल डिजिट में आ जाएगी, पर जीरो आना और बैन करना, जैसा मनीष जी ने कहा, सही नहीं है। चलिए, तो जब तक डीजल पर ये ड्रामा चल रहा है तब तक अच्छी खबर की बात तो ये है कि ये साल आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे गाड़ियां खरीदने की, और क्रॉस कैटेगरीज और रिकमेंडेशंस भी हमारे पैनलिस्टों ने आपको दे दी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।